दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं है जिस व्यक्ति के पास परेशानी ना हो। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अपनी परेशानी को दूर करने के लिए वह तौर तरीके से राय मशवरा जरूर लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी परेशानी बड़े सरल तरीके से हल हो जाती है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अपनी परेशानी को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में बड़ा खतरनाक फैसला ले लेते हैं। लेकिन जब उनके सामने मुसीबत आता है तो वह सोच पाते हैं ना समझ पाते हैं। आखिर आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होने वाला है। आज की घटना में एक व्यक्ति होता है, जब अपने चारों तरफ से परेशानी से घिरता है तो उसी परेशानी को दूर करने के लिए जल्दबाजी में गलत फैसला ले लेता है, जिसकी वजह से वह कई लोगों की ज़िंदगी को तबाह कर जाता है और एक व्यक्ति की निर्मम तरीके से हत्या हो जाती है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है, इससे सुनकर लोग हैरान और परेशान भी हो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आज आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है आज काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके। और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है ठीक उत्तर प्रदेश में एक जाना माना जिला पड़ता है फिरोजाबाद, और उसी के अंतर्गत एक जाना माना एका कस्बा पड़ता है। अब वहीं के रहने वाले होते हैं राम सिंह, और राम सिंह के परिवार में उनकी पत्नी भी होती है अब शीला। लेकिन उनके टोटल 3 ही बच्चे होते हैं, जिसमें 2 बेटा और 1 बेटी होती है। अब बेटी जो होती है ऑलरेडी शादीशुदा भी होती है। वह अपने ससुराल में अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ अपनी खूबसूरत तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारती है। लेकिन उनके घर में उनका जो अपने सबसे बड़ा बेटा होता है, जिसका नाम गौतम होता है, जिसकी उम्र लगभग और 24 साल के आसपास होता है। लेकिन इधर गौतम जो होता है अपने परिवार की जिम्मेदारी को समझता है, क्योंकि उसके जो पिता होते हैं कई साल पहले राम सिंह इस दुनिया को छोड़ के जा चुके होते हैं। अब उसकी जो अपनी माँ होती है शीला, मौके पर सारी जिम्मेदारियों को तरतोड़ के समझती है। लेकिन इधर अब गौतम भी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से भरपूर समझना शुरू कर देता। और तभी जो होता है एक सभावर जाना माना थाना पड़ता है, उसी के अंतर्गत नगला एक बिभोई गाँव पड़ता है। अब उस गांव में जाता है। जाने के बाद वह सी गांव में एक आम के बहुत ही बड़े बगीचे के व्यापार के मालिक होते हैं, उनसे संपर्क करता। फिर उन्हीं का बाग जो होता है अब आम का ठेके पर ले लेता है, और फिर जो होता है वह रखवाली करना भी शुरू कर देता है। जब आम का सीजन आता तो उसी हिसाब से उसको मुनाफा मिल जाता, तो तरीके से उसके परिवार की आमदनी भी चल पाती थी, खूबसूरत तरीके से उसकी ज़िंदगी भी चल पाती थी। उसका अपना करीबी दोस्त भी होता है रिंकू, जो उसके साथ बराबर घूमा फिरना और साथ में हर दुखों को शेयर करने का एक सौभाग्य सा जरिया बन जाता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ठीक है अब 6 अक्टूबर को ही। अब जैसे ही दोपहर का टाइम होता है उसी वक्त अब इधर गौतम अपने दोस्त रिंकू के पास पहुँचता है, कहने लग जाता कि यार बाइक दे दो, हमें जो होता है यहाँ अब जाना चाहिए। अब रिंकू को अपने सामने जब पाता है पाने को, इसके सामने जो होता है पूरी की पूरी बात बतला देता है। रिंकू कहने लग जाता कि यार देखो ज़माना बड़ा ख़राब चल रहा है, किसी की बात पर एक काल पर वहाँ नहीं जाना चाहिए, एक बार ज़रा समय ले लो। लेकिन इधर गौतम के मन में कुछ और चल रहा होता है, और उसी वक्त रिंकू का बाइक हीरो होंडा लेता है। लेने के बाद जैसे निकलता तो उसी वक्त उसकी माँ आ जाती, शीला कहने लग जाती कि बेटा कहाँ जा रहे हो। तो रिंकू बड़े मुस्कुराते हुए जवाब दे बैठता है कि माँ जी हम जा रहे हैं आपके लिए आज बहू लेने। लेकिन यह बात जब शीला सुनती है कहने लग जाती कि बेटा तुम्हें बहू लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे लिए बहू पहले से देख चुके हैं। लेकिन यह बात जब सुनता है गौतम ने लग जाता कि माँ जी हम जा रहे हैं, हमें देर हो रहा है। यह बात बोलकर जो होता है गौतम निकल जाता है। लेकिन इधर 2 दिन का वक्त बीत जाता है। 2 दिन बाद भी जो होता है गौतम जब अपने घर नहीं लौटता तो शीला जो होती है सबसे पहले पहुँचती है अब गौतम के दोस्त रिंकू के पास। और जब रिंकू से कहने लग जाती कि आखिर अभी तक गौतम नहीं लौटा है, तो रिंकू कहने लग जाता कि हम भी उस दिन से शाम के टाइम से फ़ोन लगा रहे, क्योंकि हमारा बाइक वही लेकर गया है, हमें ज़रूरत है, ना जाने कहाँ रह गया, लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा है। यह बात जब शीला सुनती उसी वक्त खुद हैरान हो जाती कि आखिर हमारे घर का एक जिम्मेदाराना व्यक्ति अगर इस तरह लापता हो जाएगा तो हमारे घर के ऊपर क्या बीतेगी। अब शीला जो होती है रिंकू से काफ़ी तरीके से वहाँ मन की बात जान लेती है, तो उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। और उसी वक्त अब शीला जो होती है अपने एक ही बेटी होती है अब भगवान देवी
को फ़ोन कर देती है और अपने ही दामाद सिंकी को फ़ोन कर देती है। और दोनों जब खबर पाने के बाद ठीक जो होता है भगवान देवी अपने पति सिंकू को लेती है। लेने के बाद ठीक जो होता है अब एक कस्बे पहुंच जाती है और अपनी माँ शीला के साथ मिलकर अपने बड़े भाई गौतम की तलाशी करने के लिए अब बाजार जाती है। लेकिन वहाँ भी कुछ अता पता नहीं चलता है और रिंकू जो होता है बार बार गौतम के मोबाइल पर कॉल करता है, लेकिन वहाँ पर भी कुछ अता पता नहीं चलता है। यहाँ तक कि पूरा का पूरा अब रात बीतने को हो जाता, पूरे घर परिवार में इतना परेशान हो जाते हैं कि गौतम जो होता घर वापस लौट के नहीं आता। तो इसी बीच जो होता शीला सोच लेती है कि हमारे बेटे के साथ बात करो, कुछ ना कुछ बहुत बड़ी अनहोनी हो चुकी है। क्योंकि रिंकू के बात के द्वारा जो होता है शीला के मन में शंका घिर जाता है, जिसकी वजह से अपनी बेटी भगवान देवी को अपने साथ लेती, दामाद को लेती, रिंकू को लेती और पहुँच जाती है एका थाने में। और जब वहाँ पहुँचती है तो वहाँ के थाना प्रभारी होते हैं अब रफत माजिद, उन्हीं के सामने इधर अपने बेटे के घर से 6 अक्टूबर को जाने का कारण बतला देती है। और रिंकू वहीं कहने लग जाता कि साहब जो होता है एक ही कॉल पर वह उस जगह गया हुआ था जो उसका अपना करीबी दोस्त होता है। अब पुलिस के सामने जैसे ही अब इधर तुरंत का तुरंत जो होता है पता चलता है अब बाग का मालिक होता है आदेश, उसी के बुलाने पर गया हुआ था। और पुलिस का शंका आदेश के ऊपर चला जाता है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है गौतम के मोबाइल नंबर लेती है, फ़ोटो लेती है, गुमशुदा का मुकदमा दर्ज कर लेती है। और गौतम की तलाशी करने के लिए सबसे पहले एक टीम आदेश के घर पहुँचती, आदेश को अपने साथ लेती है और थाने पहुँच जाती है। आदेश कोई और नहीं होता है, गौतम का ही पार्टनरशिप वाला बाग में इधर ठेके लेने वाला एक बहुत ही बड़ा व्यापारी होता है, जिसकी वजह से आदेश के साथ भी उसका काफ़ी बैठका होता है। लेकिन जब आदेश से पूछा जाता है तो कहने लग जाता कि साहब हमने जो होता गौतम को अपने पास नहीं बुलाया है और ना हमने उसके पास कॉल किया है और हमें पता नहीं है कि आखिर वह 2 दिन से लापता है। और इधर आदेश पुलिस के सामने जब यह बात कहता है, पुलिस को अब जो होता है उसी समय भरोसा भी हो जाता है। इसलिए पुलिस की टीम आदेश को वहाँ अपने हद में रहने के भरोसा देकर वापस अपने घर भेज देती है। लेकिन जैसे ही अब दूसरे दिन का वक्त होता है, यानी कि वही अब 12 अक्टूबर का, तो पता चलता है इधर एका कस्बे में वहाँ के थाना प्रभारी रफत माजिद को फ़ोन के द्वारा कि जो कटरी थाना पड़ता है उसी इलाके में एक नहर है, उसी नहर के करीब जो होता है एक युवक का डेड बॉडी देखा गया है। इस डेड बॉडी के बारे में जानकारी लगते ही थाना प्रभारी रफत माजिद एक्शन में आ जाते हैं। तुरंत की जो सूचना होता है शंका के घेरे में लेते हैं कि बस करो, हो सकता है अब इधर शीला की अपनी बड़ी बेटा अब गौतम हो। पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त अब कटरी से संपर्क करती है। वहाँ के लोगों से संपर्क किया जाता है, पता चलता है कि उम्र लगभग उस युवक का 23 से 24 साल के आसपास है। पुलिस की टीम को शंका हो जाता है, उसी वक्त फ़ोन शीला के पास लगाया जाता है। और जब शीला खबर पाती तो अपने ही इधर देवर पदम सिंह को खबर देती थी और पदम सिंह जो होता है तुरंत थाने पहुँचता। पुलिस की जो टीम होती है थाने से लेती है, अब कटरी पहुँच जाती है। लेकिन घटनास्थल पर जैसे पहुँचते हैं शीला और साथ में शीला का अपना देवर पदम सिंह वहीं जो होता है डेड बॉडी को देख कर तौ तरीके से दहाड़ मारकर चीख चिल्लाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि वहाँ कपड़े और चप्पलें जो होते हैं उस हिसाब से देखकर शीला समझ जाते कि हमारा अपना बेटा अब गौतम ही है। लेकिन बॉडी ऐसा लग रहा था कि 5 से 6 दिन पुराना है, क्योंकि बॉडी की जो स्थिति होती है बस से बेहतर हो चुकी होती है। ऐसा लग रहा है जानवरे उसको निवाला बना चुके हैं, कहीं वहाँ पार्ट पड़े होते हैं, कहीं वहाँ टुकड़े पड़े होते हैं। पुलिस की टीम भी नहीं सोच पाती है। पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त एक्शन में आती है। एक्शन में आने के बाद कैसे कर वहाँ काफ़ी सारी टुकड़ों को इकट्ठा करती है, फिर पंचनामा भरती हुई उठाकर अपने नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है वहाँ पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देती है। इधर गौतम के अपने सगे चाचा पदम सिंह को पुलिस की जो टीम होती है लेकर थाने पहुँच जाती है। अब उनसे पूछताछ करती है और जब उनसे पूछताछ किया जाता है तो बिना किसी हेला हवाली के पुलिस के सामने एक ऐसी सच्चाई रखते सुनने के बाद पुलिस की टीम को जो शंका बढ़ता है वह जाकर सीधा का सीधा पता चलता है गौतम की अपनी प्रेमिका होती है मंजू। वह मंजू कोई और नहीं होती है बल्कि इधर जो सहावर का जाना माना इलाका नगला विभोई पड़ता है, उसी गांव का रहने वाला मौके पर आदेश होता है। उसी की अपनी सगी बहन होती है और मंजू के साथ जो था काफ़ी सालों से प्रेम रिश्ता था गौतम का, जिसकी वजह से आदेश इधर गौतम के खिलाफ था। पुलिस का शंका गौतम को पट्टी की जाता है और पुलिस की जो टीम होती है अब इधर पदम सिंह से कुछ अहम जानकारी लेने के बाद सीधा का सीधा अब जो मुकदमा होता है यह मुकदमा जाकर आदेश और साथ में मानवीर और साथ में जगदीश और सतीश के ऊपर दर्ज कर लेती है। अब पुलिस की जो टीम होती है एक दल बड़ टीम को लेती है और लेने के बाद पहुंच जाती है और सीधा का सीधा घर और दबी देती है और उधर आदेश मानवीर और जगदीश पुलिस के कब्जे में चढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही सच्चाई वहाँ मंजू को पता चलता है कि आखिर हमारा अपना जो प्रेमी होता है गौतम की हत्या कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना सगा भाई हमारे अपने सगे दोस्त मनवीर ने मिलकर की है, तो उसी समय हिल्स आ जाती है।
पुलिस की जो टीम होती है उसको भी थाने ले पहुंचती है, लेकिन जैसे ही थाने में मौजूद लोगों को देखती है मंजू उसी वक्त फुट फुट कर रोना शुरू कर देती है। वह नहीं जानती थी कि हमारे एक काल से हमारा अपना इधर प्रेमी ही इस दुनिया को छोड़ के चला जाएगा। लेकिन थाने में मौजूद आदेश, मनबीर, जगदीश चंद मिनट के अंदर नहीं टूटते हैं। उनके सामने पुलिस की जो टीम होती है काफ़ी पैतरा भी अमताती है, तौ तरीके से व्यवहार भी करती है। पहले तो हीला वाली बात करते हैं, लेकिन मंजू जब यही बात टिकर कह देती है कि हमारे ही के काल पर अपना प्रेमी जो होता हमसे मिलने के लिए शाम के टाइम में 6 अक्टूबर को अपनी बाइक लेकर घर से निकला हुआ था, लेकिन हमारे पास नहीं पहुँचा, लेकिन हमारे भाई आदेश के इशारों पर वह आया था। और पुलिस का शंका आदेश और मनबीर के ऊपर टिक जाता है। तो पुलिस की जो टीम होती है आदेश के मोबाइल नंबर का पूरा सीरिया डिटेल और आदेश और गौतम के मोबाइल नंबर का भी लाट लोकेशन निकलवा लेती है। तो पता चलता है गौतम का मोबाइल नंबर का जो लाट लोकेशन होता है वह जाकर ठीक 6 अक्टूबर को रात को लगभग 7 बजे के आसपास इधर कटरी के ही पास जो नहर पड़ता है वहीं आदेश और मनबीर और सतीश के मोबाइल के साथ दिखा रहा होता है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है बिना किसी हेलावाली के लोकेशन जाकर मनबीर और सतीश और आदेश के सामने जब रखते थे बिना किसी अब देरी की तीनों के तीनों कहने लग जाते कि साहब क्या करें, अपनी मजबूरी थी। बार बार मना करने के बावजूद भी इधर गौतम जो होता अपनी सारी हदें पार करने के लिए पूरे गांव में बदनामी का एक जरिया बना चुका होता है। हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन पुलिस के सामने आदेश ने जो सच्चाई रखी और इधर मंजू ने जो कहानी वाक्य में सबके सामने सुना है, इससे सुनकर लोगों का जो कलेजा होता है पूरी तरह से हिलसा जाता है। असल में इधर जो गौतम होता है और गौतम के टोटल अपने एक भाई भी होता है और एक बहन भी होती है। बहन तो ऑलरेडी शादीशुदा भी होती है, लेकिन अचानक जो उसके अपने पिता होते हैं इधर राम सिंह एक बीमारी के चलतन अब उसके ही अब बचपना की अवस्था को छोड़ते ही वह इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, जिसकी वजह से सारी जिम्मेदारी अब शीला के ऊपर आ जाती है। और घर में एक छोटा बेटा होता है और सिर्फ एक बड़ा बेटा यही गौतम बचता है। लेकिन गौतम जब देखता है कि यहाँ रहकर खेती और गृहस्थी से पारिवारिक खर्चा नहीं चलने वाला है, तो अपनी माँ के सामने जिद करने लग जाता कि माँ जी हमें भी अब शहर जाने दो, वहाँ पैसे कमाने दो ताकि हमारा घर बन जाए। लेकिन इधर जो होता है गौतम अब माँ के सामने बार बार जब जिद करता है, शीला यही कहती है कि बेटा घर में रहो, हमारे घर का तुम ही चिराग बचे हो, क्योंकि बड़े बेटे होने के नाते तुम्हारे पास सारी जिम्मेदारी है। लेकिन गौतम कहता है कि माँ जी हम सारी जिम्मेदारी निभाएंगे और वहाँ शहर जाकर वहाँ पैसे खूब कमाएंगे और आपके पारिवारिक जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और परिवार तौर तरीके से खुश रहेगा, पिता के जीवन का आभास आपको नहीं होने देंगे। यह बात जब सुनती शीला अपने बेटे के मुंह से सुनकर गदगद हो जाती है, अपने बेटे को आदेश देती है। और इधर गौतम अपने कुछ दोस्तों को अपने कहने से साथ ले जाता है और फिर पहुंचता है दिल्ली और जाकर मदर डेयरी के पास जो होता है एक फैक्ट्री होता है अब उसे में काम करना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही करता अब 4-5 महीने का वक्त बीता तो उसका जो मन होता वहाँ नहीं लगता है, क्योंकि दिल्ली का जो माहौल होता है अब भाग दौड़ वाला होता है, सकरी गलियाँ होती हैं, वहाँ उसको बड़ी जल्दी घुटन महसूस होने लगी, जिसकी वजह से वह फैसला लेता हम क्या नहीं रहेंगे और अपने दोस्तों को अपने फिर साथ लेता हो लेकर पहुँच जाता अपने गांव। और फिर उसकी माँ कहती कि बेटा अब तुम सपने में मत देखना कि हमें शहर जाना पैसे कमाना है। लेकिन वहीं गौतम कह देता कि माँ जी हमारे पास कोई साधन नहीं दिख रहा है। और तभी इसी बीच गौतम का जो अपना जीजा होता है मौके पर वह पहुंचा होता है, गौतम सारी बात कह देता है। तो उसका अपना जीजा जो होता है यही बात कहता है कि देखो साले जी, अपने इर्द गिर्द गांव जो होते हैं उस गांव के बगल काफ़ी सारे बाग हैं, अब उन बाग के मालिकों से मुलाकात करो और फिर आम के जो बाग हो उसको ठेके पर ले लो और तुम 2-3 महीना बड़ी तरीके से आम की बेचवारी करोगे, फिर 6-7 महीना बैठ के खूब खाओगे और समझ लो तुम्हारे पास अच्छा साधन मिल जाएगा। यह बात जब गौतम सुनता अपने जीजा की तो उसको मन में बड़ी तेज़ से हलचल मच जाती है कि मौका अच्छा है, जीजा की बात हमारे मन में घर कर गया। और उसी वक्त जो होता है अब काफ़ी आम के बागों के ठेकेदारों से मुलाकात करने के लिए दतर भटकता है और तभी जो होता है जाकर पहुँच जाता एक सभावर जाना माना जो कस्बा पड़ता है उसी से जुड़ा है नगला भी भाई गाँव पड़ता है। होते हैं इधर नरेश के परिवार में टोटल 3 बच्चे होते हैं। उनका जो बड़ा बेटा होता है आदेश है, एक दूसरे नंबर की बेटी होती है मंजू। लेकिन इधर नरेश से जैसे जाकर गौतम मुलाकात करता है, मुलाकात करने के बाद उसको याद आता है कि अरे हमारा दोस्त जो होता है आदेश इन्हीं का बेटा है। अब आदेश से जाकर मुलाकात करते हैं और दोस्ती के नाते जो होता है आदेश बड़ी जल्दी जो होता है अपने बाग में उसको ठेका दे देता है, क्योंकि जो आम का बाग होता है उसी का होता है, बहुत बड़ा बगीचा होता है, कई बीघाओं में फैला होता है। और उसी आम के बाग के बगीचे के साथ जो आदेश कई जगह अब बागों का ठेका खुद लेता है और बड़ी जल्दी जो होता है इधर गौतम को भी अपने ही हिस्से में शामिल कर दी, जिसकी वजह से आधे के हिस्सेदार
खुद गौतम बन जाता है और दोनों मिलकर अब साथ आम की बगीचों का रेख देख करना शुरू कर देते हैं। अब सुबह का जब टाइम होता है अपने घर पहुंचता है, इधर गौतम पहुंचने के बाद शाम को वहाँ बाग से निकलता, फिर घर पहुंचता और रात में 2 घंटा रुकने फिर बागों में पूरी रखवाली करता। धीरे धीरे जब समय बीतने लग जाता है, बीतने के बाद जो होता है दोनों को आमदनी दिखने लग जाती है, क्योंकि बाग अपने चरम पर पहुँच चुके होते हैं। लेकिन इसी बीच जो होता है अब गौतम का बराबर आदेश के घर आना जाना बन जाता है, और कभी कभी आदेश का भी गौतम के घर आने जाना बन जाता है। और आने जाने की वजह से आदेश जो होता है गौतम की जो माँ होती है मौके पर जाकर शीला से भी मुलाकात कर, शीला जो होती है आदेश को अपना बेटा समझकर अपने घर में पूरी तरह से खुला छोड़ दे देती है। लेकिन समय जो होता है दोनों के बीच दोस्ती की तरह बीतने लग जाता है। लेकिन जब गौतम आदेश के घर में आने जाने लग जाता तो इसी बीच गौतम देखता कि इधर आदेश की एक अपनी बहन है मंजू, काफ़ी खूबसूरत भी चंचल भी, लेकिन उसकी जो नज़र होता हर वक्त गौतम के ऊपर पड़ा रहता था। और मंजू काफ़ी 12वीं तक पढ़ी होती है और घर में अपनी माँ साथ उलझी पड़ी होती है, लेकिन देखने में बड़ी खूबसूरत होती है। और गौतम जब कभी जाता मंजू सामने पढ़ती, और पढ़ने के बाद गौतम जो होता अपनी दिल बात कहने के लिए वह कोशिश तो करता लेकिन खुल के कह नहीं पाता। लेकिन सामने तो पढ़ता, मन की बातें चलते हैं, लेकिन सामने आदेश होने की वजह से वह दोनों वहीं पर अपने आप को कब्जे में रख पा लेते थे। लेकिन समय जब बीतने लग जाता, बीतते बीतते जो होता है इधर दोनों के बीच ऐसे समय आ जाता है कि दोनों मन ही मन दोनों को चाहने शुरू कर देते हैं। लेकिन दोनों की हिम्मत जवाब दे जाती कि आखिर प्यार का इजहार अब कैसे, अब कब किया जाए। लेकिन इसी बीच जो होता है जो गौतम होता है अब उसी का ननिहाल ठीक भूमि राज उसी का ननिहाल जो होता है ठीक उसी गांव के बगल एक खेला कल्याणपुर पहुंचता है। वहाँ होता है उसके अपने मामा भूमि राज होते हैं। अब जो होता है मौके पर अपने मामा के यहाँ जाता है, लेकिन उसके मामा की एक बेटी होती पूनम जो उसकी ममेरी बहन लगती है। लेकिन जब उसको पता चलता है कि हमारी जो मेरी बहन है पूनम का करीबी सहेली है वह मंजू, तो उसी वक्त चाँव हो जाता, मन में सोच लेता मौका अच्छा है, मेरी बहन को अपना जो होता है एक मंजू से मुलाकात करने का साधन बनाया जाए। लेकिन वह सोचता कि आखिर हिम्मत कैसे करे अपनी मेरी बहन के सामने इस तरह प्यार की बात रखने का। लेकिन तब अब जैसे ही 2 घंटे वक्त बीता तो उसी समय इधर जाने की कोशिश करता है, तब तक पूनम पहुंच जाती, कहने लग जाती कि मंजू आज गांव में आने वाली है, क्योंकि गांव में एक बहुत ही बड़ा भागवत कथा होने वाला है। अब यह बात जब गौतम सुनता उसी वक्त उसके मुंह पे बड़ी तेज मुस्कान आती है और चेहरे में उलझन मच जाती है। लेकिन जैसी भागवत कथा का टाइम आता है तो पहले से पहुँच जाता है। लेकिन तभी तो मंजू इधर अपने माँ और अपने करीबी सहेलियों के साथ वहाँ जब पहुँचती है तो मंजू एक नज़र मारती है, चौखट पर देखती है कि अरे गौतम, उसके जन्म मुस्कुराहट आ जाता, हलचल मच जाता है। लेकिन उसी बीच दोनों के बीच इशारा होता है और पूनम से जाकर जो होता है अपने मन की बात रखने की कोशिश करता है, कर भी देता है। और पूनम जाती है, जाने के बाद मंजू के सामने इधर अपने फुफेरे भाई के बारे में एक एक बात बतला देती है। और जब पता चलता मंजू को कि हमारे सहेली का अपना ही फुफेरा भाई है, तो उसी वक्त मंजू अब दिल खोल कर मन में बात कहने के लिए उतावली हो जाती है। लेकिन तब तक खुद पूनम इशारा मार देती है। इशारा मारने के बाद गौतम एक ठिकाने पहुंच जाता। चंद घंटे के बाद पूनम भी पहुंचती जो होता है वहाँ पर गौतम पाता है मंजू को। फिर दोनों एक दूसरे के सामने मन की बात रखते हैं, और जब बात रखते हैं, बात रखने के बाद दोनों को पता चलता कि हमारी जात और बिरादरी बहुत ही अलग है। लेकिन वहाँ पर जो होता है इधर खुद गौतम मंजू को प्यार का भरोसा देता, वास्ता देता, सपने दिखा, जिसकी वजह से दोनों वहीं प्यार भरे कस्में खाते। फिर दोनों के बीच उसी दिन से प्रेम प्रसंग और मोबाइल नंबर शेयर हो जाता है। अब दोनों के बीच जो होता है बराबर चोरी छुपे घूमना फिरना चालू हो जाता है। लेकिन तब तक जो होता है पता चलता आम के जो बाग होते हैं उसमें जो आम होते हैं वह तो पक चुके होते हैं, मौके पर बिक्री शुरू हो जाते हैं। और लेकिन प्रेम प्रसंग इनका चोरी छुपे चलने लग जाता है। जब मौका चलता, मौका चलने के बाद मंजू के घर पहुंचता और फिर मौका देखता, फिर घूमने फिरने निकल जाता। लेकिन पता चलता इसी बीच आम जो होते सारे बिक गए होते हैं, अब कोई साधन नहीं दिखता है। लेकिन तब भी जो होता है मंजू के घर बिन बुलाए इधर गौतम का आना जाना बढ़ जाता। आने जाने की वजह से मंजू की अपनी माँ होती है। अब वह जो माँ होती है वह सोच कर परेशान हो जाती है कि आखिर जो होता आम भी बिक गया, लेकिन गौतम जो होता है इस घर में आना जाना नहीं छोड़ रहा। तो उसके मन में शंका हो जाता। तो एक दिन जैसे ही दरवाजे पर पहुंचता है गौतम, तो उसी वक्त मंजू की माँ दरवाज़ा खोलती, सामने गौतम को देख लेती है, कहने लग जाती है कि बेटा देखो हमारे घर में एक बेटी भी है।
लोग ताने मारेंगे, क्या कहेंगे, लेकिन यह बात बगल में खड़ी हुई मंजू सुनती है। उसी वक्त अपनी माँ की बात को सुनकर उसके मन में एक कड़ाश से मच जाती है कि आखिर हमारी माँ जो होती है गौतम की इस बात की तरह क्यों कह रही है। लेकिन वहाँ पर जैसे ही गौतम यह बात सुनता उसी वक्त कहने लग जाता है कि ठीक है माँ जी, हम जो होता है अब कमाएंगे। वह बात कहकर चला जाता है, लेकिन मंजू के मन में हड़बड़ मच जाता है। और उसी वक्त मंजू अपनी माँ से बात करती, माँ जी आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। लेकिन उसकी जो माँ होती है यही कहती है कि तुम्हें क्या लेना देना है, तुम तो अपना देखो, लोग तो कहेंगे। और यह बात जब मंजू सुनती समझ जाती कि माँ जी को हमारे प्यार में शंका हो गया है। लेकिन तब फ़ोन मिलाती है गौतम के पास, माफ़ी मांगती है। गौतम कहने लग जाता है कोई बात नहीं, हम दोनों अब जो होता है चोरी छुपे मुलाकात करेंगे, अब इसके लिए हमें कोई अड़ंगा ना बनेगा। और तभी दोनों अब चोरी छुपे मोबाइल पर बात करना भी शुरू कर देते हैं। और एक दिन होता यूँ है कि जैसे दोपहर का टाइम होता है उसी वक्त मंजू जो होता है वीडियो कॉलिंग भी लगी पड़ी होती है। तो अचानक जो होता है मंजू की माँ पीछे से आ जाती है, कुछ काम कर हाथ में तौड़ी होता है रखती है। तो मंजू को मोबाइल पकड़ती है, उसी वक्त मोबाइल लेती है और वहीं छीन कर रख देती है। और फिर जो होता है इसकी खबर अपने परिवारों को दे देती है। अब यह खबर जैसे ही आदेश को लगता है तो आदेश खबर पाता उसी सनस रह जाता, कहने लग जाता कि आखिर दोस्त है या कैसा दोस्त निकला दगाबाज। जो उसी वक्त खुन्नस खा के रहता अपनी बहन के पास पहुंचता, पूछता, सच्चाई पता भी चल जाता और वहीं 3-4 लबाड़ भी लगा देता है। लेकिन फ़ोन कर जो होता है उसी समय गौतम को पूरी तरह सतर्क कर देता है कि अब हमारे घर कतई तुम्हारा आना जाना नहीं है। लेकिन अब कहते हैं ना, जब पैरा इधर प्यार पे पहरा बढ़ता है तो प्यार और गहरा हो जाता है। यही हाल जो था मंजू और गौतम का हो जाता है। चोरी छुपे मुलाकात करने के लिए रास्ता खोज लेते हैं। वह गांव के बाहर एक प्राइमरी स्कूल होता है। अब मंजू फ़ोन कर प्राइमरी स्कूल के बगल बुलाना शुरू करती है। फिर वहाँ जो होता है मुलाकात करना कर रास्ता खोज लेते हैं, चोरी छुपे चलना शुरू हो जाता है। लेकिन एक शाम जैसे ही पता चलता है कि मंजू घर नहीं है, इसकी खबर आदेश को लग जाता है। आदेश खबर पाता, पड़ोसी के पास जाता, वहाँ पता चलता नहीं तो उसके मन में शंका हो जाता है और गाँव में खोजबीन करता है। लेकिन रात का जब 7 बजे के आसपास का टाइम हो जाता है, गाँव के बाहर जो प्राइमरी स्कूल होता है वहाँ पहुँचता आदेश, तो अपनी बहन और अपने करीबी दोस्त गौतम को देखता है, जिस स्थिति में तुरंत वहीं दंग से रह जाता है। और वहीं जो होता है गौतम को आदेश डांट फटकार, लेकिन आदेश अपने प्यार का इजहार और उसके भाई के सामने कहते हुए कहने लगे थे कि दोस्त देखो, दोस्ती का जो रिश्ता है या रिश्ते में बदलो और हम तुम्हारी बहन से शादी करने के लिए कतई तैयार है। लेकिन वहीं पर आदेश कहते तो नहीं, तुम्हारी बिरादरी बहुत ही, हमारी बिरादरी बहुत ऊपर है, यह रिश्ता कतई हो नहीं सकता है। प्यार चाहे जितना गहरा हो, लेकिन दोस्ती के नाते छोड़ तो रहे, लेकिन आगे आइंदा ध्यान रखना। तब तक की बात कर वहाँ से अपनी बहन को घर ले आता, फिर तब तक लाल झपाड़ भी लगाता है। लेकिन अब जो होता है पूरी तरह से प्यार बहन के पहरा लग चुका होता है, मिलना जुलना पूरी तरह से दुश्वार सा हो जाता है। लेकिन अब करे तो करे क्या गौतम। और गौतम जो था अब भी मोबाइल पे थ्रू आए दिन कार पर लग पड़ जाता है। और जब लग पड़ जाता है किसी भी वायरस की खबर पूरे गांव पहुंचती, लोग तब तक चर्चे करके आदेश खबर पाता है तो वह समझ जाता कि आखिर हमारे करीबी दोस्त की वजह से हमारी ज़िंदगी हमारे गांव में अब नरक से हो गई है। आखिर अपने दोस्त को अब कोई ना कोई हमें सबक सिखाना तो पड़ेगा। अब इसके लिए जो होता है वह बड़ा ही खतरनाक निर्णय लेकर बैठ जाता है, जिसकी वजह से अपने बहन के पास जाता है। अब वह अपने कब्जे में करने के लिए तरह तरह की बातें करता है, क्योंकि के सामने पूरी तरह से एक बात आ चुकी होती है, क्योंकि दोस्त के द्वारा उसको पता चल चुका होता है कि अब दोनों प्लान बना के यहाँ तक बैठ चुके हैं कि हम घर से दोनों निकलकर शहर में जाएंगे, मंदिर में शादी करेंगे और फिर जीवन बिताएंगे। लेकिन इसी वजह से आदेश खुन्नस खाए बैठता, फैसला लेता, ऐसा खतरनाक फैसला जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। और ठीक घटना से मात्र 2 दिन पहले अपनी बहन मंजू को अपनी बातों में लेता, मीठी मीठी बातों में कहने लग जाता है कि देखो मंजू, हम थक हार गए हैं। हम तो सोचते तुम्हारी शादी अपनी बिरादरी में करा देंगे, तो तरीके से लड़का मिल जाएगा, फिर शादी करके तो अपनी जगह ससुराल में खुश रहोगी। लेकिन तुम ठहरी प्यार में आदि, और हम चाहते हैं तुम्हारी खुशी हमारी खुशी बने। हम तुम्हारे लिए जो रिश्ता है वह वही लड़के से करने जा रहे हैं। यह बात जब मंजू सुनने के बाद हचक्का बचक्का तो रह जाती है, लेकिन सोच लेती कि चलो जीत के आगे भाई तो टिक जाएगा। अब उसी की वजह से अब मंजू को समझ में आ जाता है। लेकिन इधर आदर्श का एक अपना बहुत ही बड़ा खतरनाक प्लान होता है। आदेश जो होता है अपने इस प्लान को कामयाब करने के लिए अपने करीबी दोस्त अब मानवीर, जगदीश और सतीश से संपर्क करता है। तीनों के सामने अपनी बहन की सारी एक बात खोल के रख देता है और तीनों समझ जाते हैं और उसके प्लान में शामिल हो जाते हैं। और प्लान के हिसाब से जैसे 6 अक्टूबर साल 2016 का वही अब शाम का टाइम होता है, तो उसी वक्त जो होता है अपनी बहन के पास जाता है और इधर आदेश कह देता है कि बहन तुम फ़ोन करो, काम करना है,
शादी की बात करना है। उसकी जो बहन होती खबर सुनती खुश हो जाती है और शाम के टाइम फ़ोन मिला देती है गौतम के पास है और बात बता देती कि भाई तुमसे बात करना चाहिए। उसके चेहरे में मुस्कुराहट आ जाती है, वह समझ जाता है कि बस करो, हमारे सामने हमारा करीबी दोस्त अपने दोस्त की अहमियत समझकर हमारी शादी के लिए तैयार हो चुका है। और अपने करीबी दोस्त जो होता है रिंकू के पास जाता है, उसको अपनी मन की सारी बात बता देता है। रिंकू यही कहता कि देखो दोस्त, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पीछे से तुम देख रहे हो कि तुम्हारे और इधर आदेश के बीच कई दिनों से लफड़े चल रहे हैं, लेकिन यह लफड़ा अचानक शांत हो जाए, समझ लो कोई ना कोई मुसीबत है। लेकिन यहाँ गौतम जब सुनता है तो उस समय यकीन नहीं करता है, बल्कि रिंकू कहने लग जाता है कि अपनी बाइक की चाबी दे दो, और रिंकू दे देता है। लेकिन जब बाइक लेकर निकलना शुरू कर देता है, उसे उसकी जो माँ होती है शीला देख लेती है, और जब पूछती है तो कहने लग जाता है कि बहू लेने जा रहे हैं, और बाइक लेता है, लेने के बाद निकल पड़ता है। लेकिन तब तक जो होता है इधर आदेश अपने ही जो करीबी दोस्त होते हैं, इधर मानवीर और जगदीश सतीश को लेकर पहुंच जाता है कटरी के नहर के पास। लेकिन जैसे ही बाइक आते हुए देखता है, उसी समय आदेश जो होता है रास्ते पर जाकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि रात का 7 बजे के आसपास का टाइम हो, मामला पूरा शांत व्यवहार में दिख रहा होता है। और वहीं आदेश और मनवीर और जगदीश सतीश रास्ता घेर के खड़े हो जाते हैं। बाइक लेकर जैसे ही पहुँचता है गौतम, बाइक रोकते वहीं बात करने की कोशिश तो करता है, लेकिन इधर जो होता है गौतम अपनी जीत पर जाता है कि हम शादी करेंगे सिर्फ मंजू से, इसके अलावा किसी से नहीं। लेकिन चारों वहीं बड़े बेरहम तरीके से मिलकर धारदार हथियार से गला दबाकर हत्या कर देते, फिर बॉडी को ले जाकर नहर में डंप कर देते हैं। लेकिन जो बाइक होता है उसको ले जाकर नहर में एक कोने में एक झाड़ी होता, पानी नुमा गड्ढा होता, उसी में डंप कर देते हैं, फिर अपने घर चले आते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने अब जब यह सच्चाई निकल के आता है, इसे सुनने के बाद पुलिस के रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। पुलिस जो होती है अब इधर आदेश की तहरीर पर मानवीर और जगदीश और सिद्धि को कस्टडी में लेती है और चारों को ले जाती है, वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है। कोर्ट में इन चारों के ऊपर काफ़ी गंभीर धर्म मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए सलाख को पीछे डाल दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इधर मंजू जो होती है अपनी बेतहाशा ज़िंदगी जीने के लिए पूरी तरह से मजबूर हो जाती है। वह समझती है कि हमारी ज़िंदगी तो ऐसी बीतने वाली नहीं है, लेकिन शादी तो कभी ना कभी होगी, लेकिन आगे हमारे जीवन में हर वक्त वही याद नहीं एक गांठ बन के रह जाएगा। आखिर करे तो करे क्या। लेकिन यह घटना हर लोगों के दिल को झकझोर भी जाती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ और नए घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।